मेरे पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। याद है, मैंने सभी क्रू मेंबर्स से कहा था, इस बारे में चुप रहना। जब तक हमें पता न चल जाए कि यह क्या है, तब तक कुछ मत कहना। बाल्टिक सागर के बर्फीले अंधेरे में 90 मीटर नीचे एक विशाल आकृति पड़ी है जिसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। जब डेनिस एसबर्ग ने पहली बार सोनार छवि देखी तो उन्हें लगा कि यह कोई गड़बड़ी है। पत्थर या स्टील की एक बिल्कुल 90 डिग्री की डिस्क। लेकिन जैसे जैसे गोताखोर नीचे उतरते गए, सच्चाई और भी भयावह होती गई। पीटर ने मुझसे कहा, ठीक है, तुम जो चाहो करो। मैंने स्वीडन के अखबार को फोन किया। यह एक नए जीवन की शुरुआत थी। इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियां ठप हो गईं, दिशा सूचक यंत्र बेतहाशा घूमने लगे और यह एहसास होते ही हवा ठंडी पड़ गई कि यह भूविज्ञान नहीं था। यह एक ऐसी दुनिया का संदेश था जिसे हम नहीं समझते। बाल्टिक सागर का रहस्य। कहानी की शुरुआत एलियंस की खोज से नहीं, बल्कि तरल सोने की तलाश से हुई। 2011 में पीटर लिंडबर्ग और डेनिस एसबर्ग के नेतृत्व में ओशन एक्स टीम स्वीडन और फिनलैंड के बीच समुद्र तल की छानबीन कर रही थी। वे पेशेवर खजाना खोजने वाले थे, ऐसे लोग जो अपना जीवन डूबे हुए व्यापारिक जहाजों के अवशेषों और उनके सड़ते हुए ढांचों में फंसी दुर्लभ शराब की बोतलों की खोज में बिताते हैं। बाल्टिक सागर ऐसे जहाजों का कब्रिस्तान है। इसके कम ऑक्सीजन वाले मृत क्षेत्र इतिहास के लिए एक आदर्श संरक्षक का काम करते हैं। लेकिन जून की उस सुबह साइड स्कैन सोनार ने लकड़ी के मस्तूल या जंग लगी कील की जानी पहचानी टेढ़ी मेढ़ी आकृति नहीं दिखाई। इसके बजाय इसने एक ऐसी चीज का चित्र प्रस्तुत किया जो समुद्री पुरातत्व और भूविज्ञान के हर नियम को चुनौती देती थी। मॉनिटर पर जो दिखाई दिया वह लगभग 60 मीटर व्यास की एक विशाल गोलाकार वस्तु थी। यह समुद्र तल के एक लंबे छपटे हिस्से के अंत में स्थित था, जिसे बाद में एसबर्ग ने एक रनवे या स्किड मार्क के रूप में वर्णित किया, जो लगभग 300 मीटर लंबा था। यह वस्तु किसी प्राकृतिक चट्टान जैसी नहीं दिखती थी। इसमें विशिष्ट ज्यामितीय विशेषताएं थीं, जिनमें सीधी रेखाएं, समकोण और ऊपर की ओर एक छेद तक जाने वाली सीढ़ी जैसी संरचना शामिल थी। सोनार से प्राप्त जानकारी को पढ़ने में दशकों बिताने वाले एसबर्ग स्तब्ध रह गए। उन्होंने हजारों चट्टानें, सैकड़ों जहाजों के मलबे और कई भूवैज्ञानिक विसंगतियां देखी थीं। उनमें से कोई भी ठोस पत्थर से बने 200 फुट चौड़े मशरूम जैसी नहीं दिखती थी। यह किसी कृत्रिम वस्तु का बना हुआ रूप था जो अत्यधिक बल के साथ जमीन पर गिरी थी। इस खोज ने तुरंत मीडिया में हलचल मचा दी। उस समय अखबारों ने इसे बाल्टिक सागर का यूएफओ नाम दिया था। लेकिन तट पर मौजूद टीम के लिए उत्साह के साथ साथ भय की भावना भी बढ़ती जा रही थी। बाल्टिक सागर में काम करना बेहद मुश्किल माना जाता है। यह अंधेरा, धुंधला और बेहद ठंडा होता है। पहले मानव युक्त अवतरण की तैयारी करते समय जहाज पर वातावरण एक खोज की विजय से बदलकर टकराव के तनाव में बदल गया। एसबर्ग ने गौर किया कि वस्तु को छूने से पहले ही वह अटपटी सी लग रही थी। वह समुद्र के एक ऐसे क्षेत्र में पड़ी थी जो आश्चर्यजनक रूप से खाली था, मानो स्थानीय समुद्री जीव उस जगह से दूर ही रह रहे हों। जैसे ही गोताखोर अंधेरे में उतरने के लिए तैयार हुए, उनका मकसद सिर्फ खजाना खोजना नहीं था। वे एक ऐसी असंभव ज्यामिति का स्पष्टीकरण ढूंढ रहे थे जो मानो धरती से टकराकर वहीं अटक गई हो और किसी के मिलने का इंतजार कर रही हो। लेकिन जैसे ही पहला गोताखोर पानी की सतह पर आया, लेकिन इस विषय पर हमारी चर्चा और भी गहरी होती चली गई। टीम को एहसास हुआ कि समुद्र सिर्फ एक रहस्य छिपा नहीं रहा था, बल्कि सक्रिय रूप से उसकी रक्षा कर रहा था। यह एक निर्जन क्षेत्र था,
जैसे ही गोताखोर उस विसंगति की ओर उतरने लगे, भौतिकी के नियम मानो उलट-पुलट हो गए। इसकी शुरुआत ओशन एक्स के पुल पर झिलमिलाहट से हुई। सैटेलाइट फोन, जो समुद्र के बीचों बीच बाहरी दुनिया से संपर्क का एकमात्र जरिया है, अचानक अपना सिग्नल खो बैठे। फिर खोज को रिकॉर्ड करने के लिए लगाए गए हाई डेफिनेशन कैमरे खराब होने लगे। यह महज एक तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी, यह एक पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक ब्लैकआउट था जो केवल तभी हुआ जब जहाज वस्तु के ठीक ऊपर स्थित था। डेनिस एसबर्ग अविश्वास से देख रहे थे कि जिस उपकरण का वे वर्षों से बिना किसी समस्या के उपयोग कर रहे थे, वह अचानक बंद हो गया। जैसे ही नाव कुछ 100 मीटर दूर बह गई, सिग्नल वापस आ गए और उपकरण फिर से चालू हो गए। जैसे ही वे घटना स्थल पर लौटे, फिर से सिग्नल न आने की समस्या ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। पानी के अंदर स्थिति और भी भयावह थी। गोताखोरों ने बताया कि उनके डाइव कंप्यूटर, जो गहराई और ऑक्सीजन के स्तर को ट्रैक करने वाले महत्वपूर्ण उपकरण हैं, खराब होने लगे थे। कंपास बेकार में गोल गोल घूम रहे थे, जिससे पता चलता है कि समुद्र तल पर, जो गाद और पत्थरों से बना है, एक भारी चुंबकीय व्यवधान मौजूद है जो कि नहीं होना चाहिए। उस अजीब और गरीब चीज के आसपास का पानी घना और स्थिर महसूस हो रहा था, और कई गोताखोरों ने महसूस किया कि कोई उन्हें देख रहा है। उन्होंने पाया कि वह वस्तु कालिख जैसी किसी चीज की परत से ढकी हुई थी, लेकिन उसके नीचे कुछ ऐसा था जो झुलसी हुई धातु या जली हुई चट्टान जैसा दिख रहा था। बाल्टिक सागर के जमा देने वाले तापमान के बावजूद वस्तु स्वयं कुछ क्षेत्रों में एक अजीब सी स्थानीय गर्मी उत्सर्जित करती हुई प्रतीत हो रही थी, जो समुद्र की प्राकृतिक तापीय परतों को चुनौती दे रही थी। एसबर्ग और उनकी टीम अनुभवी पेशेवर थे, लेकिन वातावरण की घोर प्रतिकूलता का उन पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ने लगा। यह केवल अंधेरा या ठंड ही नहीं थी, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो वे किसी सक्रिय चीज पर अतिक्रमण कर रहे हों। सबसे भयावह क्षणों में से एक तब आया जब टीम ने उस पदार्थ का नमूना लेने की कोशिश की। जैसे ही वे अपने औजारों के साथ पास पहुंचे, उनके बचे हुए एनालॉग सेंसरों पर एक जबरदस्त विद्युत प्रवाह दर्ज हुआ। गोताखोरों को अपने दांतों में कंपन महसूस हुआ, एक धीमी आवृत्ति वाली गूंज जो पानी से होते हुए उनकी हड्डियों तक पहुंच गई। यह एक चेतावनी थी। हर बार जब उन्होंने उस विचित्र संरचना की सतह तक पहुंचने की कोशिश की, तो समुद्र ने कई रहस्यमय यांत्रिक गड़बड़ियों के साथ उन्हें पीछे धकेल दिया, जिससे गोताखोरों की जान खतरे में पड़ गई। वह निर्जन क्षेत्र केवल एक भौतिक स्थान नहीं था, वह सन्नाटे की एक दीवार थी। टीम वहां किसी जहाज के मलबे या चट्टान को खोजने की उम्मीद से पहुंची थी, और जैसा कि आपने देखा है, हमने अपने साइड स्कैन सोनार का भी उपयोग किया है। लेकिन उन्हें एक ऐसी जगह मिली जहां तकनीक का कोई अस्तित्व नहीं था, जिससे वे असुरक्षित और अंधे हो गए थे। एसबर्ग ने बाद में कहा कि ऐसा लगा जैसे वह वस्तु एक क्षेत्र उत्पन्न कर रही हो, एक सुरक्षात्मक बुलबुला जो आधुनिक दुनिया को दूर रखने के लिए बनाया गया हो। यह किसी हिमनदी निक्षेप या पत्थरों के बेतरतीब संग्रह का व्यवहार नहीं था। यह किसी मशीन या शायद किसी मकबरे का व्यवहार था जो अभी भी किसी अज्ञात स्रोत से ऊर्जा प्राप्त कर रहा था। इस यांत्रिक तोड़फोड़ ने रहस्य को खजाने की खोज से निकालकर वैज्ञानिक स्पष्टता के लिए एक हताश संघर्ष में बदल दिया। भूविज्ञान या आकाशगंगा। जब ओशन एक्स टीम धुंधली फुटेज और उपकरण की खराबी की भयावह कहानियों के साथ सतह पर लौटी, तो उन्हें उम्मीद थी कि वैज्ञानिक समुदाय सक्रिय हो जाएगा। लेकिन इसके बजाय उन्हें संदेह के भयंकर माहौल का सामना करना पड़ा। इसके बाद हुई बहस ने दुनिया को 2 गुटों में बांट दिया। एक गुट जो इसे एक प्राकृतिक चमत्कार मानता था, और दूसरा गुट जो इसे एक अलौकिक घुसपैठिया मानता था। भूवैज्ञानिकों के लिए
इसका जवाब सरल था, हालांकि थोड़ा सुविधाजनक भी। उन्होंने गहरे समुद्र की खोज करने वाली कंपनी ओशन एक्स टीम की शुरुआत की। उन्होंने तर्क दिया कि बाल्टिक सागर में पाई जाने वाली यह असामान्य संरचना हिमनदी निक्षेप से अधिक कुछ नहीं थी, जो पिछली हिमयुग के दौरान पीछे हटती बर्फ की चादरों द्वारा छोड़ी गई एक बूंद थी। उनका दावा था कि बर्फ की गति से सीधी रेखाएं बनी होंगी और रनवे महज हजारों वर्षों से धाराओं और गाद के बहाव से बनी एक प्राकृतिक टीला है। लेकिन डेनिस एसबर्ग और उन गोताखोरों के लिए जिन्होंने वास्तव में उस संरचना को छुआ था, यह स्पष्टीकरण सबूतों को नजरअंदाज करने का एक हताश प्रयास जैसा लगा। प्रकृति शायद ही कभी 90 डिग्री के कोण पर काम करती है और वह लगभग कभी भी सीढ़ियां नहीं बनाती। एसबर्ग ने वस्तु के पीछे बने फिसलन के निशान की ओर इशारा किया, जो बिल्कुल किसी नियंत्रित और भारी लैंडिंग के निशान जैसा दिख रहा था। अगर यह हिमनदी का जमाव था, तो यह समुद्र तल के ऊपर क्यों पड़ा था, न कि उसके अंदर दबा हुआ? डिस्क को सहारा देने वाला एक अलग खंभा या आधार क्यों था, जिससे यह चट्टान के बजाय मशरूम जैसा दिख रहा था? भूवैज्ञानिक व्याख्या पत्थर जैसी सामग्री की व्याख्या तो कर सकती थी, लेकिन इसकी बनावट को नहीं समझा सकती थी। जब नमूनों का विश्लेषण किया गया, तो रहस्य और गहरा गया। कुछ प्रयोगशालाओं ने इस पदार्थ को सामान्य बेसाल्ट के रूप में पहचाना, जबकि अन्य ने इससे कहीं अधिक आश्चर्यजनक चीज पाई। कुछ टुकड़ों में लिमोनाइट और गुथाइट धातुएं थीं, जो बाल्टिक सागर के उस विशिष्ट हिस्से में आमतौर पर नहीं पाई जाती हैं। गोताखोरी के दौरान हमने दुनिया भर में डूबे हुए जहाजों और उनसे प्राप्त माल को निकाला। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि संसाधित धातुओं के ऐसे निशान मिले जो तीव्र ताप के संपर्क में आए प्रतीत होते थे, मानो वे किसी यांत्रिक आवरण का हिस्सा हों। ये केवल चट्टानें नहीं थीं, बल्कि मिश्रित धातुएं थीं। इसी से आकाशगंगा सिद्धांत का जन्म हुआ। यह विचार कि यह विसंगति प्राचीन तकनीक का एक टुकड़ा हो सकती है, शायद कोई दुर्घटनाग्रस्त यान या कोई गहरे समुद्र में स्थित निगरानी केंद्र जो हजारों वर्षों से जलमग्न रहा हो। भूविज्ञान और आकाशगंगा के बीच का संघर्ष केवल चट्टानों तक सीमित नहीं था, बल्कि हमारी समझ की सीमाओं से भी जुड़ा था। यदि वैज्ञानिक सही थे, तो प्रकृति ने ज्यामिति का एक अविश्वसनीय, अरबों में एक संयोग रच दिया था। यदि एसबर्ग सही थे, तो इतिहास झूठ था और हमारी दुनिया से परे की कोई चीज यूरोपीय समुद्री मार्ग की कीचड़ में दबी हुई थी। जैसे जैसे विशेषज्ञों की बातचीत बढ़ती गई, वैसे वैसे वे एक दूसरे की बात अनसुनी करते नजर आने लगे, जिससे ओशन एक्स टीम सच्चाई की लड़ाई के बीच फंस गई। इस बौद्धिक गतिरोध ने रहस्य को और गहरा कर दिया, क्योंकि जनता को यह एहसास होने लगा कि कोई भी, यहां तक कि सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय भी, कोई निश्चित उत्तर नहीं दे सकते। लेकिन जब वैज्ञानिक पत्थर के नमूनों पर बहस कर रहे थे, तब डेनिस एसबर्ग को इस बात का गहरा संदेह सता रहा था कि उसने वास्तव में क्या देखा था। एसबर्ग का कबूलनामा। कई वर्षों तक डेनिस एसबर्ग ने एक सतर्क खोजकर्ता की भूमिका निभाई, लेकिन समय बीतने और स्वास्थ्य बिगड़ने के साथ ही खजाने की खोज करने वाले का मुखौटा उतरने लगा। वह सिर्फ एक चट्टान खोजने वाला व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक ऐसी याद से त्रस्त व्यक्ति था। अपने अंतिम गहन साक्षात्कारों और निजी संवादों में उनका कबूलनामा सामने आया, एक रोंगटे खड़े कर देने वाला एहसास कि वह अनोखी चीज कभी खोजी ही नहीं जानी थी, और जो उन्होंने देखा था वह एक बहुत बड़े, कहीं अधिक भयावह हिमखंड का
सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। एसबर्ग ने स्वीकार किया कि जनता के लिए जारी की गई धुंधली सोनार छवियों को संपादित किया गया था और वास्तविक फुटेज में ऐसे विवरण थे जो वैश्विक दहशत पैदा कर सकते थे। उन्होंने एक प्लग की बात की, न केवल एक वस्तु की, बल्कि समुद्र तल की गहराई में अभी भी काम कर रही किसी चीज पर लगी सील की। एसबर्ग का भयावह सच संरचना के आंतरिक भाग में निहित था। उन्होंने बताया कि अंतिम गोताखोरी के दौरान वे डिस्क के किनारे पर मौजूद एक दरार या प्रवेश द्वार के पास कैमरा लगाने में कामयाब रहे। अंदर जो उन्होंने देखा वह ठोस चट्टान नहीं थी। यह गलियारों का एक खोखला भूल भुलैया जैसा था जो किसी शीतलन टावर या वेंटिलेशन सिस्टम के अंदरूनी हिस्से जैसा दिखता था। भीतरी दीवारें चिकने ऑब्सीडियन जैसे कांच की बनी हुई प्रतीत होती थीं, जो बाहरी हिस्से से लिए गए बेसाल्ट के नमूनों से बिल्कुल मेल नहीं खाती थीं। आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत बारीक क्रिस्टल हैं जो संकेत देते हैं। उनका मानना था कि बाहरी पत्थर वास्तव में एक सुरक्षात्मक कवच था, कैल्शियम युक्त खनिजों और कालिख की एक परत जो हजारों वर्षों में एक धात्विक कोर को छिपाने के लिए जमा हुई थी। एसबर्ग के लिए यह कोई दुर्घटनाग्रस्त जहाज नहीं था, यह एक स्थायी संरचना थी। उनके खुलासे का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा आवृत्ति से संबंधित था। एसबर्ग ने स्वीकार किया कि टीम ने उस विसंगति से निकलने वाले एक सिग्नल को रिकॉर्ड किया था जिसे कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। यह कोई रेडियो तरंग या ध्वनि नहीं थी, बल्कि एक लयबद्ध विद्युत चुंबकीय स्पंदन था जो हर 20 मिनट में घटित होता था। उनका दावा था कि इसी स्पंदन के कारण इलेक्ट्रॉनिक डेड जोन उत्पन्न हुआ था। उन्हें लगा कि वस्तु के पास जाने से उन्होंने अनजाने में उसे सक्रिय कर दिया था। उन्होंने ओशन एक्स के डेक पर बिताई उन रातों का वर्णन किया जब पूरे चालक दल को एक गहरा मनोवैज्ञानिक भय महसूस होता था। एक सामूहिक अनुभूति होती थी कि जिस चीज का वे अध्ययन करने की कोशिश कर रहे थे वही उन पर नजर रख रही है। उन्हें यकीन हो गया था कि वह अनोखी चीज बिल्कुल भी मृत नहीं थी। वह कम शक्ति वाली निष्क्रिय अनिष्क्रिय अवस्था में थी। उसके कबूलनामे में रनवे का भी जिक्र था। भूवैज्ञानिकों ने इसे एक रिज बताया, जबकि एसबर्ग ने जोर देकर कहा कि यह विनाश का मार्ग था। उसने बताया कि मार्ग की शुरुआत में उसे विशाल कुचले हुए पत्थर दिखाई दिए, मानो कोई बेहद भारी चीज जमीन पर घसीटी गई हो या फिसली हो, और घर्षण इतना तेज था कि रेत पिघलकर कांच बन गई हो। उनका मानना था कि वह वस्तु ऊपर से आई थी, पानी से हल्के कोण पर टकराई और समुद्र तल पर फिसलती हुई रुक गई। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनका मानना था कि फिसलने का निशान वास्तव में एक केबल या पाइप था जो गहराई में और आगे जाता था और उस अनोखी वस्तु को एक दूसरी, उससे भी बड़ी संरचना से जोड़ता था जिसकी खोज करने की टीम को मनाही थी। एक खजाना खोजने वाला इस रहस्य को क्यों छिपाएगा? मैं रस्सी का पीछा कर रहा था और फिर अचानक मुझे अपने घुटने में जोर का झटका लगा। एसबर्ग ने बताया कि बाहरी हितों का दबाव असहनीय हो गया था। उन्होंने बंदरगाह पर आने वाले सूट पहने पुरुषों और पुरातत्व में रुचि न रखने वाली सरकारी एजेंसियों से अचानक आने वाले अस्पष्ट फोन कॉलों का जिक्र किया। उन्हें स्पष्ट शब्दों में बताया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से यह स्थल अब प्रतिबंधित क्षेत्र है। भयावह सच्चाई केवल उस वस्तु के बारे में ही नहीं थी, बल्कि इस तथ्य के बारे में भी थी कि हमारी सरकारें पहले से ही जानती हैं कि वह क्या है और वे इससे भयभीत हैं। एसबर्ग का मानना था कि दुनिया को यह जानने का अधिकार है कि बाल्टिक सागर में हम अकेले नहीं हैं, लेकिन उन्हें चुप्पी तोड़ने के परिणामों का भी डर था। अपने अंतिम वर्षों में उनका लहजा उत्साह से बदलकर एक थकी हुई, गंभीर चेतावनी में बदल गया।
हैं। उन्होंने अपने करीबियों को बताया कि बाल्टिक सागर की यह अनोखी घटना एक प्रेरक शक्ति थी। उनका मानना था कि अगर मानवता ने कभी भी इस संरचना को जबरदस्ती खोलने की कोशिश की तो इससे निकलने वाली ऊर्जा विनाशकारी होगी। उन्होंने इस अनोखी घटना को एक प्रहरी, एक मूक दर्शक बताया जो मानव सभ्यता के उदय से पहले से ही लहरों के नीचे मौजूद है। उनके शब्दों ने एक ऐसी दुनिया की तस्वीर पेश की जहां हम किसी और के स्वामित्व वाले ग्रह पर महज किराएदार हैं। एक ऐसी अनुभूति जिसने पूरी परियोजना पर राज्य की एक लंबी छाया डाल दी। राज्य का साया। जैसे जैसे डेनिस एसबर्ग के खुलासे अधिक विस्तृत होते गए, ओशन एक्स टीम के आसपास का माहौल वैज्ञानिक खोज से बदलकर उच्च जोखिम वाली जासूसी का हो गया। जैसे ही टीम ने अजीब विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप की सूचना दी, परियोजना पर राज्य का साया मंडराने लगा। केवल स्वीडिश अधिकारियों ने ही दिलचस्पी नहीं दिखाई। एसबर्ग के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों और सैन्य पर्यवेक्षकों ने उस स्थल के चारों ओर इतनी गहनता से निगरानी शुरू कर दी जो महज जिज्ञासा से कहीं अधिक थी। अचानक खजाने की खोज करने वालों ने खुद को अज्ञात जहाजों द्वारा पीछा किए जाने की स्थिति में पाया और उनके रेडियो संचार को अक्सर उस असामान्य घटना के स्पंदन से कहीं अधिक शक्तिशाली संकेतों द्वारा बाधित किया जा रहा था। संदेश स्पष्ट था। उन्हें कुछ ऐसा मिल गया था जिसे सत्ता में बैठे लोग वैश्विक सुरक्षा का मामला मानते थे, न कि जनहित का। इस हस्तक्षेप का सबसे भयावह पहलू अचानक और बिना किसी स्पष्टीकरण के धन और समर्थन का रुक जाना था। जैसे ही टीम गहरे कोर ड्रिल और उन्नत रोबोटिक सबमर्सिबल से लैस एक अधिक व्यापक अभियान की तैयारी कर रही थी, उनके वित्तीय समर्थक गायब होने लगे। दीर्घकालिक अनुबंध बिना किसी चेतावनी के रद्द कर दिए गए और जिन वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं ने नमूनों का परीक्षण करने की उत्सुकता दिखाई थी, वे अचानक चुप हो गईं। बाद में एसबर्ग ने संकेत दिया कि इन संस्थानों को बाल्टिक सागर की इस असामान्य घटना से खुद को दूर रखने की कड़ी सलाह दी गई थी। यह कोई काल्पनिक साजिश नहीं थी, यह सूचनाओं का सुनियोजित दमन था। राज्य को वस्तु को जब्त करने की जरूरत नहीं थी। हमारा टेटन नामक एक उत्पादन कंपनी के साथ अनुबंध है। उन्हें बस इतना सुनिश्चित करना था कि कोई भी दोबारा उसके पास न पहुंच सके। इसके अलावा एसबर्ग ने उस विसंगति के आसपास हुई एक दूसरी गुप्त कार्रवाई का भी जिक्र किया। ओशन एक्स टीम अपनी नाव को पानी पर तैरता रखने के लिए संघर्ष कर रही थी। तभी उन्होंने उस क्षेत्र में सैन्य अभ्यास देखे जिनमें प्रायोगिक सोनार और गहरे समुद्र से अवशेष निकालने वाले उपकरण शामिल थे। ये सामान्य प्रशिक्षण अभ्यास नहीं थे। जहाज कई हफ्तों तक वहीं डटे रहे, ठीक उसी जगह पर जहां टीम ने द्वितीयक संरचना की पहचान की थी। वही संरचना जिसके बारे में एसबर्ग का मानना था कि वह एक विशाल नाली के जरिए डिस्क से जुड़ी हुई है। जब टीम ने जांच करने की कोशिश की तो उन्हें नौसैनिक गश्ती दल ने रोक लिया और बताया कि यह क्षेत्र बारूदी सुरंग हटाने के अभियान के लिए बंद है। यह एक गुप्त बचाव अभियान को छिपाने का सुविधाजनक तरीका था, जिसमें उन लोगों को ही शामिल नहीं किया गया था जिन्होंने सबसे पहले इस खोज को अंजाम दिया था। दबाव केवल शारीरिक ही नहीं था, बल्कि मनोवैज्ञानिक भी था। एसबर्ग और उनके साथी पीटर लिंडबर्ग खुद को एक सुनियोजित दुष्प्रचार अभियान के केंद्र में पा रहे थे। जिन विशेषज्ञों ने सोनार डेटा कभी देखा तक नहीं था, उन्हें इस खोज को एक धोखा या मार्केटिंग स्टंट बताकर मजाक उड़ाने के लिए प्रमुख मंच दिए गए। उन्होंने संदेह को हथियार बनाकर अपना काम किया और यह सुनिश्चित किया कि इस विसंगति का कोई भी गंभीर उल्लेख हंसी में उड़ा दिया जाए। जब एसबर्ग ने उस भयावह सच्चाई के बारे में बोलना शुरू किया, तब तक एक दशक की रणनीतिक चुप्पी
और उपहास के कारण उनकी विश्वसनीयता धूमिल हो चुकी थी। उन्हें एहसास हुआ कि राज्य ने न केवल वस्तु को दफनाया था, बल्कि पूरी कहानी को ही दबा दिया था, जिससे सच्चाई उनके अंतिम वर्षों के धुंधलेपन में धीरे धीरे मिटती चली गई। अपने सारे संसाधन खत्म हो जाने और गहरे समुद्र की दुनिया के द्वार बंद हो जाने के बाद एसबर्ग यह सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या उसकी खोज कभी एक भूतिया कहानी से बढ़कर कुछ और बन पाएगी। अंतिम पड़ाव। बाल्टिक सागर की अनोखी घटना की कहानी किसी भव्य खुलासे या प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक स्वीकारोक्ति के साथ समाप्त नहीं हुई। यह उसी तरह समाप्त हुई जैसे अधिकांश सच्चे रहस्य समाप्त होते हैं, अज्ञात की शांत भयावह गहराइयों में। जैसे जैसे डेनिस एसबर्ग अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे, उनका ध्यान प्रसिद्धि की चाह से हटकर एक भारी जिम्मेदारी के भाव पर केंद्रित हो गया। वे जानते थे कि ज्यामितीय सीढ़ी नुमा संरचना और लयबद्ध विद्युत चुंबकीय स्पंदन वाली वह डिस्क ठीक उसी स्थान पर पड़ी थी जहां उन्होंने उसे छोड़ा था, एक शांत कब्रिस्तान की कीचड़ में। उन्होंने खुलासा किया कि भयावह सच्चाई केवल एक दुर्घटनाग्रस्त अंतरिक्ष यान या प्रकृति की एक भूवैज्ञानिक विचित्रता के बारे में नहीं थी। यह इस बात का स्मरण दिलाता है कि मानव जाति अभी भी अपने ही ग्रह पर अजनबी है। हम एक ऐसी दुनिया की सतह पर रहते हैं जो 70% पानी से ढकी है, फिर भी हम गहरे समुद्र को एक खाली शून्य की तरह मानते हैं। एसबर्ग की यात्रा ने साबित कर दिया कि अथाह गहराई खाली होने से बहुत दूर है, चाहे यह विसंगति प्राचीन तकनीक का एक परित्यक्त टुकड़ा हो या किसी और भी गहरे रहस्य का द्वार। यह हमारे अहंकार के विरुद्ध एक प्रहरी के रूप में खड़ी है। राज्य ने भले ही खोजकर्ताओं को चुप करा दिया हो और वैज्ञानिकों ने भले ही आंकड़ों को खारिज कर दिया हो, लेकिन यह निर्जन क्षेत्र आज भी लहरों के नीचे गूंज रहा है। डेनिस एसबर्ग ने हमें एक मार्मिक अंतिम विचार के साथ छोड़ दिया। कुछ रहस्य खोजे जाने की प्रतीक्षा नहीं करते, वे हमारी तैयारी की प्रतीक्षा करते हैं। तब तक बाल्टिक सागर में वह अनोखी घटना एक भूत की तरह बनी रहती है, एक ऐसे इतिहास की मूक गवाह जिसे पढ़ने की अनुमति हमें अभी तक नहीं है। और भी रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।